पहले का जो सिस्टम था बहुत आसान था कि आप जैसे सुपरमार्केट जाते हैं, ठीक है, चॉकलेट खरीद लेते हैं, पैसा पे करके आ जाते हैं, उस टाइप का था। लेकिन अब ऐसे नहीं रहा दोस्तों, ठीक है। अब बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो चुका है हर यूरोपियन कंट्री का वीज़ा लेने में। दोस्तों अभी पोलैंड का वीज़ा बहुत ज़्यादा रिजेक्शंस में आ रहा है और ज़्यादा जो रिजेक्शंस का नंबर है वो है 10, ठीक है। अगर आप भी एक जॉब सीकर होंगे, अगर आपने भी अपना डॉक्यूमेंट सबमिशन किया होगा पोलैंड में जॉब्स के लिए, तो सतर्क रहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा रिजेक्शंस आ रहा है। मेरा प्रीवियस वीडियो ने पहले वीडियो में बताया करता था कि पोलैंड का जो वीज़ा रेशियो है वो कम से कम 60 और 40 है, 60:40, मतलब 60 जो है अप्रूवल रेशियो था और 40 जो है रिजेक्शंस रेशियो था। लेकिन अब और ज़्यादा बढ़ गया है दोस्तों, अब 90% वीज़ा जो है वो रिजेक्शंस में आ रहा है और 10% जो है वो अप्रूवल में आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि देखिए एज पर माई रिसर्च ये पता चला है कि पोलैंड में टोटल जो वीज़ा का जो कोटा होता है वो सिर्फ और सिर्फ 12,000 होता है एक साल का, लेकिन हर महीना मिनिमम 5,000 एप्लीकेशंस होता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर 12 महीने की बात करें तो 60,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस होता है, लेकिन उनको चाहिए सिर्फ और सिर्फ 12,000 एम्प्लॉइज। अब समझ गए आप? तो जो बाकी 55,000 एम्प्लॉइज जो अप्लाई कर रहे हैं, क्या होगा उनका? रिजेक्शंस होगा ना। लेकिन आपको वीजा अप्रूवल मिल सकता है, कैसे? देखिए जब अचानक नंबर ज़्यादा हो जाता है तो वो बिना देखे ही वीजा रिजेक्शंस मार देते हैं। ये मेरा रिसर्च है, ठीक है। रियलिटी चाहे कुछ भी हो, मैंने जो रिसर्च किया अब तक, तो ज़्यादातर जो रिजेक्शंस में आता है वो है 10 नंबर। अच्छा 10 नंबर बताता क्या है? 10 नंबर देखिए, there are reasonable doubts regarding the reliability of statement you made about the purpose of your stay in the territory of the Republic of Poland due to the evidence that is available to the authority or due to objective circumstances indicating that the purpose of stay could be different than declared, ठीक है। तो जब भी आप पोलैंड के लिए डॉक्यूमेंट सबमिशन करते हैं, ठीक है, तो आप एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी देते हैं कि भाई मैं इस काम के लिए जा रहा हूं और ये काम मेरा खत्म होने के बाद मैं वापस इंडिया वापस आ जाऊंगा, या जो देश भी आप जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन इनका कहना यह है कि भाई तुम्हारा जो रीजन दिया हुआ है कि तुम इस काम के लिए आ रहे हो, लेकिन हमको लगता है कि आप वापस नहीं जाओगे, पोलैंड में रह जाओगे, ठीक है। तो ये एक जनरल रीजन है, दे देते हैं वो, ओके। नहीं तो अगर उनको वीजा नहीं देना है तो वर्क परमिट क्यों दे रहे हो भाई? सही है कि नहीं? अगर तुमको वीजा ही स्टाम्पिंग नहीं करवाना है, नहीं देना है, तो फिर वर्क परमिट नहीं देना चाहिए, क्योंकि वर्क परमिट इशू कौन कर रहा है? पोलैंड गवर्नमेंट ही कर रहा है ना। लेकिन रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। तो बात यही है कि वहां पर ज्यादा एप्लीकेशन हो जा रहा है और उनका जो कोटा है वो कोटा कम है इंडिया के लिए। इस वजह से अब समझ में आ रहा है कि रिजेक्शन ज्यादा आ रहा है। लेकिन अगर आपको री अप्लाई करना है तो कैसे किया जाए? लेकिन अगर आपको री अपील या री अप्लाई करना तो कैसे करेंगे? उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो मैं बताता हूं, ध्यान से देखिएगा वीडियो को आखिरी तक, ताकि अगर आपका भी वीजा रिजेक्शन में आए तो आपको ये वीडियो बहुत काम आए, ठीक है। तो आपको नॉलेज आ जाएगा कम से कम। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं लावण्य ग्लोबल करियर प्लान यूट्यूब चैनल। अगर पहले बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं हर दिन लेके आता हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि ये आपका करियर का सवाल है दोस्तों। शुरू करते हैं। देखिए जैसे मैंने कहा कि पोलैंड का जो वीजा रिजेक्शन होता है वो 10 नंबर ज्यादा देते हैं। जो 10, मैंने ऑप्शन बता दिया कि 10 में क्या होता है, ठीक है। जो अपना रिलायबल नहीं होता है, जो आप रीजन देते हैं कि वो क्यों जा रहे हैं वहां पर, रिलायबल नहीं होता है। लेकिन इसलिए क्या करना है, जब आपको री अप्लाई करना है तो पूरा फिर से प्रोसेस दोबारा करना पड़ेगा। अगर री अपील करते हैं कि भाई आपने जो सोचा है वो सही नहीं है, मेरा जो रीजन मैंने दिया है, जो एफिडेविट करके मैंने दिया है वो एकदम सही है, अगर दोबारा अप्लाई करना है तो दोबारा आपको चाहिए पोलैंड एम्प्लॉयर कॉल और ईमेल, ठीक है। आपका जो पोलैंड में जो एम्प्लॉयर होंगे वो एम्बेसी को कॉल करें या फिर एक ईमेल करें कि हमें इस बंदे का सख्त ज़रूरत है और इस बंदे का वीजा अप्रूवल होना ही चाहिए, स्टाम्पिंग होना ही चाहिए, ठीक है। तभी जाके आपका वीजा अप्रूवल यानी स्टाम्पिंग होता है। दूसरा, रिफ्यूजल लेटर जो आपके पास आया होगा उसको भी साथ में लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा, आपका पासपोर्ट, जो ओरिजिनल पासपोर्ट कुरियर होकर आ गया होगा ना, वो आपको दोबारा लेके जाना होता है VFS में। चौथा, आपका फिर से बनाना पड़ेगा कवर लेटर। पांचवा, अपील लेटर। अपील लेटर प्रॉपर बनाना है, ठीक है। अगर आपको बनाना नहीं आता है तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं, वी आर देयर टू हेल्प यू टू मेक अ अपील फॉर यू,
ठीक है, एक अपील लेटर हम बना के देंगे। आपका जो भी रीजंस रहेगा उस रीजंस को जानने के बाद हम एक लेटर बनाते हैं, अपील लेटर, उसको जाकर आप सबमिट कर सकते हैं। छठवां, गारंटी लेटर। गारंटी लेटर पहले भी आपने सबमिशन किया था तो अब की बार भी सेम गारंटी लेटर आपको सबमिशन करना होगा। और सातवां, BFS पेमेंट रिसिप्ट। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के आप जा करके सबमिशन कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देना है कि आपका जो PCC रहेगा वो भी आप अटैच कर सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट की यहाँ पर जरूरत नहीं है क्योंकि आपने प्रीवियसली देखा चुका है, फिर भी आप PDF में इसको लेकर के जा सकते हैं। इनकेस अगर मांगते हैं BFS वाले तो आप उसको दे सकते हैं। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखिए, आपका जो एम्प्लॉयर है जो आपको ऑफर लेटर दिया है या वर्क परमिट दिया है दोस्तों, वो कंपनी से एक ईमेल एम्बेसी को आना जरूरी है कि हम ये फला आदमी को हमने सिलेक्ट किया है, ये हमारा कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है, इसको लेके आना ही है, तब आपका वीज़ा जो है 100% स्टाम्पिंग हो जाएगा। या फिर मैं कहूँगा यार कि ज़्यादा झमेला में ना पड़ें, पोलैंड में इतना कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, ठीक है, तो आप दूसरा कंट्री में मूव करें, जैसे कि क्रोएशिया है। हालांकि क्रोएशिया भी अब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने लग गया है, ठीक है, पहले जैसा आसानी से वीज़ा नहीं मिलने वाला है। पहले का जो सिस्टम था बहुत आसान था कि आप जैसे सुपर मार्केट जाते हैं, ठीक है, चॉकलेट खरीद लेते हैं, पैसा पे करके आ जाते हैं, उस टाइप का था। लेकिन अब ऐसे नहीं रहा दोस्तों, ठीक है, अब बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो चुका है हर यूरोपियन कंट्री का वीज़ा लेने में। पहले जैसा आसान नहीं रहा। जहाँ पर भी आपका वीज़ा मिल रहा है ग्रैब कर लीजिए, चाहे वो 6 महीना का हो चाहे 1 साल का हो, क्योंकि एक बार अगर आपके पासपोर्ट में वीज़ा स्टाम्पिंग हो गया तो नेक्स्ट टाइम के लिए आप बहुत ज़्यादा आसान होता है वीज़ा लेने में। ठीक है, अगर आप सोचते होंगे कि मैं क्यों जाऊँ, मैं तो यहाँ इतना कमा रहा हूँ, तो भैया आपको बचाने वाला कोई नहीं है, ठीक है, आपको फ्यूचर में भी कोई हेल्प नहीं कर सकता। मैं अपना 6-7 साल का जो एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ, माने तो आपकी, नहीं माने तो आपकी, इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है। फिर भी आप मेरा व्यूअर हैं, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि जिस भी कंट्री का आपका वीज़ा बनता है, वीज़ा स्टाम्पिंग होता है, आपको रिफ्यूज़ नहीं करना चाहिए, आपको चले जाना चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि हम देख लेंगे आगे तो फिर आप दिखते रहिएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ आज के वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर पोलैंड का वीज़ा रिजेक्शंस में आता है तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको फिर से बनाना होगा, सबमिशन करना होगा। अगर अब भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चंस है, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम पेज पे और DM करें। मैं कोशिश करूँगा आपका जो भी सवालात होंगे उस सवाल का जल्द से जल्द आंसर देने का। आप अपना जो भी क्वेश्चंस तो कमेंट भी कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, मैं जल्द से जल्द उसका भी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नया वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।